you're going to have SO4 2 minus, and you're going to have H plus 1 and OH minus 1, ठीक है? तो पहले तो इज़्ज़त आप बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर H? Copper. ठीक है, so it's going to be copper. तो copper 2 plus would gain 2 electrons to form copper. ठीक है, that's, और इधर कौन लूज करेगा? फिर hydroxide. ठीक है, तो वो 4 होना चाहिए. So it's going to be 4OH minus 1, वही वाली equation. 2H2O plus O2 plus 4 electrons. अच्छा चलो ये दोनों इक्वेशंस बन गई हैं. तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है चारों में से? First one. कॉपर आयंस गेन, हाँ ठीक है वही है. खैर ये क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही आसान था. अच्छा दिस वन फिगर आउट ये करना है, और ये इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत है. यू हैव टू फिगर आउट के व्हाट इज द एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन. तो आपने देखना है कि कितने बॉन्ड्स टूटे, बॉन्ड ब्रेकिंग, और बॉन्ड्स का पता कैसे लगेगा? पहले तो आप ये ड्रॉ करो. CH4 का मॉलिक्यूल क्या होता है? उसके अंदर C होता है और 4 H होते हैं. तो इसका मतलब है C और H के बीच में 4 बॉन्ड्स हैं. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं. और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या होता है? उसमें कार्बन एक साइड पे डबल बॉन्ड नार होता है और एक दूसरी साइड पे डबल बॉन्ड नार होता है. 4 बॉन्ड्स पूरे खा रहा होता है. और वाटर क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी 1 and 2 water molecules. अच्छा सो पहले तो how many bonds would be broken? उनकी लिस्ट. तो 4 C और H के बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड सारे टूटेंगे, और 2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड्स. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes. और फिर बॉन्ड्स फॉर्म कितने होंगे? The bonds that are going to be formed are कि कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड एक ये और एक ये, तो दो तो ये हो गए. The other one is O और H के बीच में एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड है. 4 O और H के बॉन्ड. अच्छा 4 O और H के बीच में बॉन्ड्स. नाउ जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं दैट्स एंडोथर्मिक, वो सारे पॉजिटिव होंगे, और जो फॉर्म हो रहे होते हैं वो सारे रिलीज कर रहे होते हैं एनर्जी, दैट्स नेगेटिव. ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इज द मोस्ट सूटेबल वन? सर B लग रहा है. बी या डी? B for ball. नहीं एक तो सी एच के कितने बॉन्ड्स तोड़ने हैं? 4. तो वो 410 × 4 होगा ना. और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स तोड़ने हैं, तो दैट वुड बी 496 × 2. ये सारे पॉजिटिव होंगे, तो ए होगा. ठीक है, मैं सी एच के 4 बॉन्ड्स तोड़ने हैं ना, चारों तोड़ोगे तब जाके प्रोडक्ट्स बनेंगे. क्लियर है? Yes sir. अच्छा देन यू हैव के द नेक्स्ट वन. Which statement about the hydrogen fuel cells are correct? हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इफ यू, वो बस आपको ये याद रखना था कि एक साइड से ऑक्सीजन गैस आती है, वो एक गैस जार होता है, और एक साइड से हाइड्रोजन गैस आती है, उधर भी एक गैस जार होता है, और एक उसके अंदर ना इलेक्ट्रोड डला होता है प्लैटिनम का. तो यहाँ पर और बीच में सोल्यूशन कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है. ठीक है, इमेजिन करो गैस जार के अंदर है. तो ऑक्सीजन जो होता था वो रिएक्ट करता था
किस तरह होगी इक्वेशन, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता था और 4 OH आयंस प्रोड्यूस करता था यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता था दैट वुड बी कि H2 जो होता था वो OH आयंस के साथ रिएक्ट करता था एंड वुड एंड अप प्रोड्यूसिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते थे और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते थे। मतलब देयर वाज अ रिएक्शन गोइंग ऑन where 4 electrons were being gained and there was a reaction going on where 2 electrons were being produced. तो इधर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते थे, तो अगर आप वो बल्ब लगा के ना बीच में इनको आपस में कनेक्ट कर देते थे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दे वुड ट्रैवल टू द अदर साइड एंड अच्छा they would travel to the other side and the electrons would go to the other side and they would be gained at the other side. ठीक है, is this clear? Yes. और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता था ना, दैट वाज व्हाट वाज द बाय प्रोडक्ट, कि अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को एड अप करो तो दैट वाज योर ओवरऑल रिएक्शन। मतलब पहला वाला रिएक्शन के इट्स दिस वन, इसमें दूसरा वाला रिएक्शन ऐड कर लो, मतलब रिएक्टेंट्स को, तो H2 प्लस वो क्या है 2OH माइनस 1 और बना रहे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक काम ये करना है कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट इक्वल होने चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो दिस वुड गिव यू, तो ये 4 OH आयंस हो जाएंगे, इधर भी 4 H2Os हो जाएंगे and this would change into 4 electrons. So the amount of electrons that are being produced and the amount of electrons that are being gained, they should be equal. जब आप इन सारों को ऐड करते हो, लेफ्ट साइड को ऐड करो तो O2 प्लस 2H2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस 1, ये लेफ्ट साइड है आपकी। ठीक है, ये सारी दोनों इक्वेशंस मिला के ना जो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स बन रहे हैं ना वो ये, और वो राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं 4OH माइनस 1 प्लस 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो दोनों साइड पे, जैसा मैथ की इक्वेशन होती है, और ये 2H2O को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाते हो, एंड में जो रिएक्शन बनता है दैट्स O2 प्लस 2H2। ठीक है, O2 प्लस 2H2, ये 2H2 उठा के उधर ले जाओ तो माइनस 2H2 हो जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी 2H2O। खैर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखने की जरूरत नहीं थी, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर रिएक्शन। एंड रिजल्ट होता है कि ऑक्सीजन और H2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इज इट क्लियर है? Yes, sir. तो नंबर 3 जो है वो तो करेक्ट है। फिर वाटर इज फॉर्म्ड एज द ओनली वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, ये इसकी खास बात है, ये पोल्यूशन फ्री होता है। और इस द ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इस पे कुछ तुक्का लगाओ कि क्या होगा और क्यों होगा। Endothermic शायद। एंडोथर्मिक क्या करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है ना। Yes. सेल क्या करता नहीं, है? exothermic. ठीक है, रिमेंबर के सेल्स जो होते हैं ना दे ऑलवेज produce energy. In this case it's electrical energy that's produced, वो करंट प्रोड्यूस करते हैं और वो करंट जो है ना वो जाके बल्ब को लाइट अप करता है। अच्छा, which of the following list contains only chemical changes not physical changes? पहले वाले में बताओ C. कौन सी? ठीक है, मेरे को पहले वाले में मेल्टिंग इज ये बल्कि सारी फिजिकल चेंजेस हैं पहले वाले में। दूसरे वाले में भी फ्रीजिंग रस्टिंग को छोड़ के ये दोनों वो हैं फिजिकल चेंजेस, और लास्ट वाले में सारे के सारे ही फिजिकल चेंजेस हैं, और डिस्टिलेशन भी फिजिकल प्रोसेस है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन, द रिजल्ट्स ऑफ एडिंग एक्सेस मार्बल चिप्स कैल्शियम कार्बोनेट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 30, तो एक हायर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है, जितना स्टीप होगा ग्राफ उतना फास्ट होगा रिएक्शन। तो ये 50 वाला टेम्परेचर जो है, अब वो बेसिक क्वेश्चन ये है कि
हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन तेज क्यों होता है, क्या रीजन होती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और कोलिजन ज़्यादा होती है। तो रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा या कोलिजन एनर्जी ज्यादा होगी, या दोनों ज्यादा होंगे? दोनों ज़्यादा होगा। दोनों ज्यादा होंगे कि वो पार्टिकल ज्यादा तेज होंगे तो वो फिर ज्यादा एक दूसरे के साथ टकराएंगे भी, तो फ्रीक्वेंसी या रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्लस वो एक दूसरे से ज्यादा जोर से टकरे मारेंगे, ठीक है, तो क्योंकि वो ज्यादा एनर्जेटिक है, तो कोलिजन एनर्जी भी ज्यादा है। इसको इसके लिए मैंने जो वर्ड यूज किया था वो था, आई यूज टू वर्ड्स के, वन वाज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो कि रेट ऑफ कोलिजन है, एंड द अदर वन वाज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कोलिजंस। As the next one is you have a reaction or equilibrium. The forward reaction is endothermic, which flow shows the amount of hydrogen at equilibrium changes when the pressure or temperature is changed as indicated. किसकी वो बात कर रहा है? हाइड्रोजन की बात कर रहा है। ये हमने बताना है कि ज्यादा होगा या कम होगा। चेंज इन टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, इधर वो, अच्छा ये वो फाइनल रिजल्ट है। तो इधर बताओ कि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, कौन सा रिएक्शन फेवर होता है, एंडो एक्सो? एंडो। नहीं, जब आप डिक्रीज करते हो तो डिक्रीज करते हो टेम्परेचर तो एक्सो फेवर होता है, ठीक है। मैं बता, एक्सो इज गोइंग टू बी फेवर्ड। और एक्सो कौन सा वाला है इसमें, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड, क्योंकि उसने कहा कि फॉरवर्ड जो है वो तो, फॉरवर्ड जो है वो तो एंडो है, तो लिख देते हैं इसके ऊपर। तो उल्टा जो होगा वो दैट वुड बी एक्सो। अच्छा, so you have which shows the amount of hydrogen at equilibrium changes when the pressure or temperature is changed as indicated. तो डिक्रीज करें तो एक्सो फेवर होगा। अगर एक्सो फेवर होगा तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, कम हो जाएगी, फ्रीज हो। डिक्रीज होगी। प्रेशर वाला भी कर लेते हैं। चेंज इन प्रेशर, अच्छा प्रेशर से चेंज ही नहीं किया तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, इधर अब बताओ कि दूसरे वाले के अंदर उसने टेम्परेचर, प्रेशर को उसने छेड़ा भी नहीं है, टेम्परेचर को उसने इंक्रीज किया है, सो व्हाट वुड हैपन? कौन सा रिएक्शन फेवर होगा? एंडो फेवर होगा। तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये भी गलत है। अच्छा, प्रेशर के केस में क्या होता था कि प्रेशर जब अगर आप इंक्रीज करते हो तो कौन सी साइड फेवर होती है? मतलब आप उसे कंप्रेस कर रहे हो तो कौन सी साइड फेवर होगी, ज्यादा गैस बनेगी कम गैस बनेगी? ज़्यादा बनी। नहीं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, सोचो कंप्रेस कर रहे हो तो लेस, आप स्क्वीज कर रहे हो उसे तो लेस गैस बनेगी ना, ठीक है। सो रिमेंबर व्हेनेवर यू इंक्रीज प्रेशर तो कौन सी साइड लेस गैस वाली है? ये वाली साइड लेस गैस है, दिस साइड इज द मोर गैस साइड, ठीक है। एक साइड आपकी लेस गैस वाली है और एक साइड आपकी मोर गैस वाली है, ठीक है। तो दिस वन इंक्रीज कर रहे हो तो कौन सी लेस गैस पीछे वापस जाएगा, लेस गैस वाली साइड ये है। सो दैट मीन्स हाइड्रोजन क्या होगा, कम बनेगी, तो ये आंसर दिस इज करेक्ट। इज इट क्लियर है? ये साथ क्लियर है? यस। साथ अब, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट इज, ये बस दिमाग में बिठा लो कि वैसे इस पे कि इफ यू इंक्रीज प्रेशर को खुद ही दिमाग में सोचो कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आप उसे स्क्वीज कर रहे हो, उसे कंप्रेस कर रहे हो, तो ज्यादा गैस बन ही नहीं सकती क्योंकि आप वॉल्यूम कम कर रहे हो। अच्छा, दिस वन, when iron 3 chloride is added to potassium iodide, potassium iodide क्या था? It was a reducing agent। ये बार बार मैं बताई जा रहा हूँ कि दो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक पोटेशियम आयोडाइड है और एक इसके साथ होता है
SO2 और 2 ऑक्साइजिंग एजेंट है, एक पोटेशियम मैग्नेट है और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिड्यूस करता है, चार्ज रिड्यूस करता है, चार्ज कम करता है। तो अगर ये आयरन 3 के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन 3 का जो चार्ज है, आयरन का चार्ज अभी 3+ है, तो वो कम हो जाएगा, वो 2+ हो जाएगा या 1+ हो जाएगा। तो उसे केमिकल रिएक्शन occurs और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्साइज होता है, वो अगले को रिड्यूस करता है खुद, वो मतलब अगले को इलेक्ट्रॉन देता है, खुद वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कि आयोडाइड आयंस आर ऑक्साइज? ठीक है, ये करेक्ट है कि नहीं है? साद, इज दिस करेक्ट और नॉट? Yes. मतलब आयोडाइड आयंस ऑक्साइज हो रहे हैं ना, मतलब वो ऑक्साइज ही होना है। ऑक्साइज होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे? Muslim. तो वो गलत है ना फिर, ये वाला पार्ट कि दे डोंट गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये वाला ठीक है, बी ठीक है। साथ क्लियर है? इज इट क्लियर है? यस सर। और आयरन 3 को, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, आयरन 3 रिड्यूस होगा, तो ये इसलिए गलत है, ऑक्साइज नहीं होगा, और ये तो वैसे ही गलत है। अच्छा, उसके बाद ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर द ग्राफ शोज द हाउ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस एज एन एसिड, तो इनमें से किस जगह, अच्छा वो कह रहे which letter represents the area of the graph where both acid and salt are present? एसिड और सॉल्ट दोनों का मिक्सचर बना हुआ है, तो उनका पीएच क्या होना चाहिए इन सारों में? 7 से कम होगा ना एसिड का। ठीक है, तो वो लेस देन 7, और सॉल्ट का क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उसका 7 होता है, और इसका लेस देन 7 होगा। वो तो मिल मिला के एंड में लेस देन 7 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, विच स्टेटमेंट वीक एसिड कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एसिड क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन डोनर है? प्रोटॉन H+1 को कहते हैं, वो दूसरों को देते हैं H+1 या खुद एक्सेप्ट गेन कर रहा होता है उनसे H+1? Gives it to others. कौन सा? Proton donor. और C और D में से फिर कौन सा सही होगा? वीक पी है, D for dog. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, दिस वन इज अबाउट डेफिनेटली अबाउट सॉल्ट प्रिपरेशन। जल्दी से मुझे बताओ, कौन सा मेथड उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है? टाइट्रेशन है, एक्सेस मेथड है, या फिर आयनिक प्रेसिपिटेशन है? इसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि व्हेन डिड यू यूज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन उन सॉल्ट्स के लिए होती थी जिसमें सारे ही सॉलेबल होते थे, सॉलेबल रिएक्टेंट्स होते थे, और प्रोडक्ट्स भी, यू हैड सॉलेबल प्रोडक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो उस केस के अंदर यू यूज्ड टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन के अंदर कभी भी आप फिल्टर नहीं करोगे, क्योंकि टाइट्रेशन के अंदर सारे ही सॉलेबल है। टाइट्रेशन में क्या होता था कि आप ब्यूरेट लेते थे और नीचे दूसरा रिएक्टेंट इधर रखते थे कि लेट्स से HCl और NaOH, दोनों को रिएक्ट करते थे, बीच में इंडिकेटर डालते थे। वो इंडिकेटर इसलिए डालते थे ताकि गलती से HCl ज़्यादा ना चला जाए, कि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालते थे, NaOH जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता किस में चेंज होता रहता था? सॉल्ट और वाटर के अंदर। एक पॉइंट आता था जब NaCl NaOH जो है ना बेस, वो सारी की सारी सॉल्ट और वाटर में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाती थी, उसके बाद HCl ऐड करना बंद करना होता है, तो इसलिए आप इंडिकेटर डालते थे। इंडिकेटर ना, अगर आप एक दो तीन ड्रॉप्स भी एक्स्ट्रा HCl के डाल दिए ना, तो वो इंडिकेटर एसिडिक होने की वजह से कलर चेंज करता था, तो वो बता देता था कि जी अब एसिड जो है ना वो ज़्यादा डाल दिए और आपका सोल्यूशन एसिडिक होना शुरू हो गया, तो इसलिए बंद कर दो, ठीक है। ये क्लियर है इज्जत साथ? ये क्लियर है? Yes. यस।
अच्छा ये टाइट्रेशन था लेकिन दिस इज एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड में ना आप फिल्टर करते थे। ये बेसिकली सी है। इसमें क्या होता था, सी कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये बेस प्लस एसिड रिएक्शन है। तो क्या बनेगा, CuSO4 प्लस H2O। अब इसमें होता था कि ये सॉल्ट जो होती थी वो सॉलेबल होती थी, लेकिन आप जिस रिएक्टेंट से बना रहे हो ना वो सॉलिड होता था। तो आप क्या करते थे कि बीकर के अंदर ना कॉपर ऑक्साइड आप डालते थे और ये H2SO4 है, और आप कॉपर ऑक्साइड बीच में डालते रहते थे, एक्सेस में डालते थे। पता कैसा लगता था एक्सेस में चला गया कि जब आप कॉपर ऑक्साइड डाल रहे हो और फिर आगे कोई रिएक्शन ही ना हो रहा हो, वो अनडिसॉल्व रहे। जब आप वो कॉपर ऑक्साइड को H2SO4 में डालते रहोगे तो सोल्यूशन के अंदर क्या बनता रहेगा, कॉपर सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, कॉपर सल्फेट चाहिए ना, तो आप कॉपर ऑक्साइड बहुत ज़्यादा डालते थे ताकि सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में रिएक्ट कर जाए। और वो जो एक्स्ट्रा कॉपर ऑक्साइड था ना, क्योंकि वो इनसॉलेबल है, तो वो आप फिल्टर आउट कर देते थे, तो पीछे आपके पास फिर कॉपर सल्फेट ही बचता था। ठीक है, साथ क्लियर है, इज्जत क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, वो कह रहे हैं कि विच प्रोसेस इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एन इनसॉलेबल सॉल्ट। हाउ डिड यू मेक एन इनसॉलेबल सॉल्ट? इनसॉलेबल सॉल्ट बनाते थे जैसा AgCl है या कोई भी इनसॉलेबल आयनिक कंपाउंड, तो आप ढूंढते थे उसमें आयनिक प्रेसिपिटेशन यूज होती थी। उसके अंदर व्हाट यू डिड वाज कि आप ढूंढते थे दो कंपाउंड्स, दोनों सॉलेबल होने चाहिए। एक के अंदर सिल्वर आयन होना चाहिए और दूसरे के अंदर सिल्वर आयन क्लोराइड आयन होना चाहिए। तो आप सिल्वर नाइट्रेट कह रहते थे कि सिल्वर नाइट्रेट ढूंढो, और इधर आप NaCl कर लो, दोनों सॉलेबल होंगे। ठीक है, और उनको आप दोनों को मिक्स कर देते थे बीकर में। तो NaCl क्योंकि वो सॉलेबल है तो पानी के अंदर जाके तो वो वैसे ही अलग हो जाएंगे, और AgNO3 वो भी सॉलेबल है तो वो भी पानी के अंदर जाके सेपरेट हो जाएंगे। और फिर ये सारे आयंस आपस में रैंडमली कंबाइन करेंगे। Ag और Cl के आयंस अगर कंबाइन कर जाते हैं तो वो AgCl सॉलिड बना देते हैं। तो सोल्यूशन में ना एक प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि AgCl अगर वो कंबाइन करते हैं तो AgCl तो सॉलेबल ही नहीं है, लेकिन NaNO3 अगर कंबाइन भी कर दें ना गलती से, वो तो सॉलेबल है, वो तो पानी के अंदर ही रहेंगे। तो NaNO3 पीछे सोल्यूशन में ही रहता है क्योंकि वो है ही सॉलेबल, तो वो प्रेसिपिटेट क्यों बनाएगा, वो पानी के अंदर डिसॉल्व रहेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज इट साथ क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो व्हाट यू डिड वाज कि आप दो सॉल्युबल चीजों को मिक्स करते थे। ये प्रेसिपिटेट कैसा निकालते थे? प्रेसिपिटेट सॉलिड है ना, उसको फिल्टर आउट करते थे। तो विच प्रोसेस, और फिर उसको फिल्टर आउट करने के बाद वॉश भी करते थे। वॉश इसलिए करते थे क्योंकि वो तो है ही इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो उसको आप पानी के अंदर धो सकते हो जो भी क्रिस्टल बनेंगे, और फिर ड्राई करते थे। तो फिल्ट्रेशन होती थी, वॉशिंग भी होती थी, ड्राइंग भी होती थी, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती थी क्योंकि क्रिस्टल बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, मतलब आपको पानी इवेपोरेट करके क्रिस्टल्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले ही इनसॉल्युबल है, वो तो वैसे ही क्रिस्टल्स बने हुए हैं। साथ क्लियर है? इज इट वो क्लियर? जब हीट करते थे तो तब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता था, तो वो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती थी। हाँ, लेकिन इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो वो AgCl सॉलिड पहले ही बन गया ना सॉलिड, तो वो पानी इवेपोरेट करने की क्या जरूरत है, वो तो इसमें खुद ही बन गए। प्रेसिपिटेट जो है वो खुद ही बन गया ना। इज इट क्लियर है? यस सर। वो उसमें मसला होता था जब वो कोई सॉलेबल, जैसा NaCl पानी में डिजॉल्व है और पानी के मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मिल नहीं सकते। तब NaCl वैसे ही सॉलेबल है, तो वो उन्होंने तो प्रेसिपिटेट कभी बनाना ही नहीं है, उन्होंने तो कभी आपस में मिलना ही नहीं है। तो उसमें मसला होता था, उसमें फिर आप पानी इवेपोरेट करते थे, पानी के मॉलिक्यूल्स को पहले इवेपोरेट करते थे और फिर ग्रेज इतना इवेपोरेट कर लेते थे ताकि वो दोनों आपस में जुड़ सकें। तो वहां पे आपको क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत थी। चलो अगला, विच स्टेटमेंट ग्रुप 1 इन ग्रुप 7 एलिमेंट्स इज करेक्ट? ग्रुप 7 मोनोटॉमिक होते हैं कि नहीं होते?
मोनोटॉमिक कौन होता है? साहब वन देखो, एटम। कौन से? ये नोबल गैसेस होती है ना मोनोटॉमिक, ठीक है, दे आर द वंस दैट आर मोनोटॉमिक, तो वो मोनोटॉमिक होती हैं। अच्छा, लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन वाटर देन सीजियम। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो हमेशा, ये मेटल्स की उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है, क्योंकि उन्होंने लूज करना होता है इलेक्ट्रॉन। तो जितना बड़ा मेटल होगा ना, नीचे जाते हैं वो ग्रुप के अंदर ना, तो जितना बड़ा मेटल होगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन दूर पड़ा होगा, तो वो बड़े आराम से लूज कर जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स के अंदर जो टॉप वाला होगा ना, लिथियम टॉप पे बैठा हुआ है, सीजियम जो है ना वो बॉटम पे बैठा हुआ है ग्रुप 1 के। तो मेटल्स के अंदर जो सबसे बॉटम पे होगा ना, दैट्स द मोस्ट रिएक्टिव, तो इसलिए लिथियम इज मोर रिएक्टिव, ये बात ही गलत है, ठीक है। साद इज्जत, ये क्लियर है? यस। Yes. अच्छा, अगला है कि द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये मैंने पहले बार बार मैं कर रहा हूँ कि स्मॉल एटम होता है ना, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि वो छोटा होता है, वो करीब करीब होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। तो मेटल का जो लैटिस होगा ना, जो छोटे एटम्स होंगे, दे वुड बी क्लोज टुगेदर एंड दे वुड बी मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जो बड़े होंगे ना, वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होंगे, उनका उनका अपना डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो अट्रैक्शन होगी ना, दैट वुड बी लेसर, क्योंकि वो थोड़े दूर दूर होंगे। ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में भी ये होता है, जो छोटा एटम होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, बेशक वो मेटालिक हो, आयनिक हो, जो भी हो, छोटा एटम हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो डिक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप, इंक्रीज नहीं करेंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसको मेल्ट करना है, इसको इसके आयंस को आगे पीछे हिलाना ज़्यादा आसान होगा। छोटे एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे को पकड़ के बैठे होंगे, और वो करीब करीब होंगे, जितने करीब होंगे उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। साथ क्लियर है? इज्जत क्लियर है? ये Yes. पीछे अब रह गया, आखिरी रह गया कि उसके अंदर रिएक्टिविटी उल्टी होती है। नॉन मेटल्स के अंदर रिएक्टिविटी उन्होंने गेन करना होता है, तो उनकी रिएक्टिविटी ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बड़ा एटम है वो तो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहता, उसके पहले ही इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो और मजीद इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसका न्यूक्लियस बीच में ना अंदर छुप छुप जाता है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका न्यूक्लियस किधर से एक और इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास पहले ही 50 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो उसका न्यूक्लियस कहाँ से कोशिश करके एक और इलेक्ट्रॉन खींच के लाएगा, ठीक है। तो आयोडीन जो है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का शौक नहीं है। फ्लोरीन जो है ना, वो उसका न्यूक्लियस सामने पड़ा हुआ है, सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, तो वो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर से खींच सकता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में ये याद रखना, मेटल्स में रिएक्टिविटी कम ज़्यादा हो रही होती है नीचे, और नॉन मेटल्स में ऊपर ज़्यादा हो रही होती है, कि उल्टा काम है, इन्होंने लूज करना है, तो बड़ा जो एटम होगा वो ज़्यादा आराम से लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और इन्होंने गेन करना है, तो इधर बड़ा एटम जो है वो तो गेन बड़ी मुश्किल से करेगा, छोटा एटम ज़्यादा आराम से गेन करेगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, तो रूल किया है दोनों केसेस में, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, तो के भी आ रहा है, और Cl2 है, तो Cl2 ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ऊपर है, तो KCl बन जाएगा, और ब्रोमीन जो है ना उसको साइड पे कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर है? और ब्रोमीन का ना ऑरेंज सोल्यूशन, ब्रोमीन का ऑरेंज सोल्यूशन भी बन जाएगा, ठीक है। दैट ब्रोमीन रेड ब्राउन होता है, रेड ब्राउन ऑरेंज एक ही बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इससे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.